हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, ये वीडियो जो है एक कोलैबोरेशन वीडियो है जहां पर हमने कोलैब किया है IFAS इंस्टीट्यूट के साथ। IFAS इंस्टीट्यूट जो है फ्रेंड्स, इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट्स में से एक है जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन एक्सक्लूसिव कोर्स। किसके लिए? NTA UGC नेट और सेट एग्जाम्स के लिए, जहां पर फ्रेंड्स ये आपको UGC नेट पेपर 1 के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो डेट आप नोट कर लीजिए, 22 सितंबर सुबह 9 बजे से लेकर ये क्लास जो है 12 घंटे नॉन स्टॉप चलेगी इनके यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पेपर 1 के लिए इस मेगा मैराथन को देखना चाहते हैं तो आप उनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो पर चलते हैं, जहां पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी NTA UGC नेट पेपर 1 सितंबर अक्टूबर 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 91 के बारे में। जहां पर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ MCQs को डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे 2022, यानी कि विश्व ओजोन दिवस 2022 का विषय क्या है। इनमें से फ्रेंड्स, वर्ल्ड ओजोन डे 2022 यानी कि विश्व ओजोन दिवस 2022 का विषय है ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35 ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो ये थीम है फ्रेंड्स वर्ल्ड ओजोन डे 2022 का। जहाँ पर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, इसे जो है वर्ल्ड ओजोन डे और ग्लोबल ओजोन डे के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे को हर साल जो है 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। किस रूप में? इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर या फिर वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में। जहाँ पर फ्रेंड्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर, इन शॉर्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे ऑलमोस्ट जो है हर एक कंट्री ने। कब? 1987 में। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1994 में डिक्लेयर किया कि 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करेंगे किस रूप में? इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर के रूप में। इसके बाद फ्रेंड्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में फेज आउट करना था, यानी कि धीरे धीरे जो है कम करना था प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को जो ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल्स हैं, यानी कि जो केमिकल्स ओजोन को हार्म पहुंचाते हैं यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन केमिकल्स को 99% फेज आउट करना था। और इन केमिकल्स का जैसे कि यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में, या फिर जो कई अदर प्रोडक्ट्स हैं उनमें इन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। किन केमिकल्स का? जो कि ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल्स हैं, यानी कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, लेटेस्ट साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लेशन ये कंप्लीट हुआ 2018 में, जहाँ पर इस रिपोर्ट में ये देखा गया कि जो ओजोन लेयर है यानी कि ओजोन परत है उसने रिकवर किया है किस रेट से? 1 से 3% पर डिकेड के रेट से जो है, यानी कि पर दशक के दर से जो है रिकवर किया है। कब से? 2000 से ओजोन लेयर को। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में सितंबर 2009 की अगर हम बात करें तो वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पहली ऐसी ट्रीटीज़ बन गई, यानी कि पहली ऐसी संधियाँ बन गई हिस्ट्री में यूनाइटेड नेशंस की जिन्होंने अचीव किया यूनिवर्सल रेटिफिकेशन, यानी कि पूरे विश्व में जो है अनुसमर्थन प्राप्त किया। तो वो कौन सी 2 ट्रीटीज़ थी? वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब? सितंबर 2009 में। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की गई एक मैकेनिज़्म की कॉपरेशन के लिए कि सभी नेशंस जो हैं सहयोग करें, कॉपरेशन करें, ताकि एक्शन लिया जा सके प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर को। और ऐसा कब किया गया? वियना कन्वेंशन में 1985 में। और वियना कन्वेंशन ऐसा पहला कन्वेंशन था, सम्मेलन था, जो किससे जुड़ा था? प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर को, यानी कि ओजोन परत को। इसके बाद 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए 28th मीटिंग ऑफ द पार्टीज थी, जो कि कहाँ पर हुई थी? रवांडा के किगली में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका एक और पॉइंट क्लियर हो जाता है कि जो 28th मीटिंग ऑफ द पार्टीज थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए, वो कहाँ पर हुई थी? रवांडा के किगली में, जहाँ पर फेस डाउन करना था, यानी कि कंजम्पशन और प्रोडक्शन को कम करना था। किसके? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के, इन शॉर्ट HFCs के। और यहीं पर जो है 2016 में अपनाया गया था किगली अमेंडमेंट को। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट ने मंजूरी दी रेटिफिकेशन को, यानी कि अपना अनुसमर्थन दिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगली अमेंडमेंट को। इसके बाद फ्रेंड्स, 2021 का थीम क्या था? यानी कि पिछले साल का भी थीम आपको पता होना चाहिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, तो वो था कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। तो ये 2021 का थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए। और जबकि इस साल का थीम क्या है? 2022 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35 ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ।
तो इस साल का जो थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 2022 का, उसको डेडिकेट किया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के 35 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस साल 16 सितंबर 2022 को। तो 35वीं एनिवर्सरी थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपका यूजीसी नेट पेपर 1 का भी टॉपिक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो पदार्थ जो नुकसान पहुंचाते हैं किसे, ओजोन लेयर को। ये क्या है, एक मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, यानी कि एक बहुपक्षीय जिसमें बहुत सारी पार्टीज शामिल होती हैं। पर्यावरणीय समझौता है जो कंट्रोल करने के लिए है प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को, और किसके प्रोडक्शन और कंजम्पशन को, जो 100 मैन मेड केमिकल्स हैं जिन्हें हम रेफर करते हैं किसके रूप में, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस के रूप में, इन शॉर्ट ODS के रूप में। तो ये जो 100 मैन मेड केमिकल्स हैं ये रिलीज होते हैं कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर ये केमिकल्स क्या करते हैं, डैमेज करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को, यानी कि जो हमारी सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, उसको डैमेज करते हैं ये केमिकल्स। और ये जो हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है इसे हम कहते हैं अर्थ की प्रोटेक्टिव शील्ड है, जो ह्यूमंस को और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है किससे, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, UV रेज होती हैं जो सन से निकलती हैं, उससे प्रोटेक्ट करती है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया था 16 सितंबर 1987 को। तो इस साल हमने 35वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, क्योंकि 16 सितंबर को 1987 में इसे अपनाया गया था। किसे अपनाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। और 16 सितंबर को ही हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐसी यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस संधि है, जिसे रेटिफाई किया गया है, यानी कि इसकी पुष्टि की गई है जो सभी कंट्रीज़ हैं अर्थ पर, जहां पर 198 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स ने इसे रेटिफाई किया है, किसे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। इस पर सहमति हुई थी 16 सितंबर 1987 को, और ये कब से प्रभाव में आया, कब से लागू हुआ, 1 जनवरी 1989 से। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर जो है मल्टीलैटरल फंड, इसे भी स्टैब्लिश किया गया है। तो मल्टीलैटरल फंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, 1991 में। किसके अंडर, इस संधि के, यानी कि इस ट्रीटी के आर्टिकल 10 के अंडर। इसके बाद जो मल्टीलैटरल फंड की एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है 4 इंटरनेशनल एजेंसीज द्वारा। और वो 4 इंटरनेशनल एजेंसीज कौन कौन सी है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम इन शॉर्ट UNEP, सेकेंड है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन शॉर्ट UNDP, थर्ड पर है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट UNIDO, और वर्ल्ड बैंक। तो ये 4 इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जिनके द्वारा जो मल्टीलैटरल फंड की एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन शॉर्ट HCFCs। ये गैसेज हैं जिनका वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, किसमें, रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग में और फॉर्म एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। किस गैस का, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, जहाँ पर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को फेज आउट किया जा रहा है, किसके अंडर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर। क्योंकि ये जो गैस है वो क्या करती है, डिप्लेट करती है, नुकसान पहुंचाती है किसको, ओजोन लेयर को। इसके बाद फ्रेंड्स 19 दिसंबर 1994 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन शॉर्ट UNGA ने अपनाया रेजोल्यूशन एंड प्रोक्लेम्ड, यानी कि डिक्लेयर किया, सितंबर 16 को हम सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर के रूप में। इसके बाद जो है पहला इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर को हमने सेलिब्रेट किया कब, 16 सितंबर 1995 को। इसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनता है कि वाई इज 16 सितंबर और 16 सितंबर को ही क्यों चुना गया इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर के रूप में। क्योंकि गवर्नमेंट 46 कंट्रीज की पूरे वर्ल्ड से इन्होंने हस्ताक्षर किए। किस पर हस्ताक्षर किए थे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर, जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। कब किए थे, 16 सितंबर 1987 को। तो इसीलिए जो है इस डेट को चुना गया, किस डेट को, 16 सितंबर को। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर को भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसा कन्वेंशन है जो किसके लिए है, प्रोटेक्ट करने के लिए है ओजोन लेयर को। ये एक मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है, यानी कि बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है, जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे 1985 में, और प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क किसके लिए, इंटरनेशनल रिडक्शन करना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कम करना है किसका, प्रोडक्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन किस में रहता है, डिस्ट्रक्शन करने में, यानी कि विनाश करने में, नुकसान पहुंचाने में ओजोन लेयर का। और इसका रिजल्ट क्या रहता है, अगर ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचेगा तो स्किन कैंसर का जो खतरा है वो इंक्रीज हो जाता है। वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, एग्जैक्ट डेट है 22 मार्च 1985 और कब से इफेक्टिव हुआ,
22 सितंबर 1988 से। इसके बाद हमारे पास है किगली अमेंडमेंट। किगली अमेंडमेंट किसके लिए है? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए है और इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जहाँ पर धीरे धीरे कम करना है, ग्रेजुअली जो है रिड्यूस करना है कंजम्पशन और प्रोडक्शन किसका? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का। और हस्ताक्षर किए गए थे किगली अमेंडमेंट पर 15 अक्टूबर 2016 को। और कब से इफेक्टिव हुआ? 1 जनवरी 2019 से। इसके बाद फ्रेंड्स जो किगली अमेंडमेंट है, अगर हम 16 सितंबर 2022 तक की बात करें तो 137 स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने रेटिफाई कर लिया है किसे? किगली अमेंडमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट है यूनियन कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता की गई प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो उन्होंने दिया अपना अप्रूवल किसके लिए? रेटिफिकेशन के लिए, की अनुसमर्थन दे दिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर, इन शॉर्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगली अमेंडमेंट के लिए कि फेज डाउन किया जाएगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का इंडिया में। और फ्रेंड्स किगली अमेंडमेंट को अपनाया गया था जब 28th मीटिंग ऑफ द पार्टीज हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए। कहाँ पर? रवांडा के किगली में 2016 में। तो वहाँ पर किगली अमेंडमेंट को अपनाया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स हम ओजोन के बारे में बात कर लेते हैं। ओजोन क्या है? स्पेशल फॉर्म है किसका? ऑक्सीजन का। और जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? O3। किसका? ओजोन का। तो हम जिस ऑक्सीजन में सांस लेते हैं वो अर्थ पर जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसका केमिकल फार्मूला क्या है? O2। इसके बाद जो ज़्यादातर ओजोन है वो कहाँ पर पाई जाती है? जो हमारा अर्थ का सरफेस है उससे ऊपर की तरफ चले तो 10 से 40 किलोमीटर ऊपर जो है ओजोन पाई जाती है। और उस एरिया को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर। वहाँ पर 90% ओजोन पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। इसके बाद फ्रेंड्स हम ओजोन लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। ओजोन लेयर या फिर ओजोन शील्ड, ये वो एरिया है जो कहाँ पर है? अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में। और ये क्या करता है? एब्जॉर्व करता है जो मोस्ट ऑफ सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्व करता है। कौन? ओजोन लेयर। इसके बाद ओजोन लेयर जो है वो मेनली पाई जाती है जो लोअर पोर्शन होता है स्ट्रेटोस्फीयर का, वहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन लेयर को डिस्कवर किया गया था 1913 में। किसके द्वारा? फ्रेंच फिजिस्ट थे चार्ल्स फैब्रे और हेनरी बुइसन द्वारा। इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था ओजोन लेयर को 1913 में। इसके बाद डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसे हम डॉप्सन मीटर, डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर या फिर सिर्फ डॉप्सन के नाम से जानते हैं, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्ट्रूमेंट था जिसका यूज़ किया जाता था किसके लिए? मेजर करने के लिए, मापने के लिए। किससे? एटमॉस्फेरिक ओजोन को। और डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर को इन्वेंट किया गया था किसके द्वारा? 1924 में गॉर्डन डॉप्सन द्वारा। जहाँ पर फ्रेंड्स आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि वो वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिसका यूज़ किया जाता था मेजर करने के लिए एटमॉस्फेरिक ओजोन को, तो वो था डॉप्सन। और बाकी के इसके नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद 1976 की बात करें तो एक एटमॉस्फेरिक रिसर्च ने रिवील किया कि जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंच रहा है किन से? केमिकल्स से, जिनको रिलीज़ किया जाता है इंडस्ट्री द्वारा, जिसमें मेनली कौन सी गैस शामिल है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ऐसा जो है 1976 में एटमॉस्फेरिक रिसर्च में रिवील किया गया। और इससे क्या हो रहा था कि इंक्रीज़ हो रहा था यूवी रेडिएशन का। किस वजह से? ओजोन डिप्लेशन की वजह से। और ये थ्रेट था किसके लिए? जो अर्थ पर लाइफ मौजूद है उसके लिए। इसमें इंक्लूड था ह्यूमंस में स्किन कैंसर या फिर जो अदर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड था। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डेजिग्नेट किया 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट रेडिएशन, ये हार्मफुल होती है किसके लिए? स्किन के लिए। जो सनबर्न है वो किसका कारण है? यूवी रेडिएशन का। इसके बाद यूवी रेडिएशन की वजह से कैटरैक्ट्स हो सकता है यानी कि मोतियाबिंद हो सकता है, इम्यून सिस्टम सप्रेशन होता है यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली का दमन होता है, और जेनेटिक डैमेज होता है, और साथ ही साथ प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ द स्किन यानी कि त्वचा का समय से पहले बूढ़ा होना, ये भी किस वजह से है? यूवी रेडिएशन की वजह से। और रिजल्ट क्या रहता है? स्किन कैंसर को फेस करना पड़ सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कवरी की गई, खोज की गई जो एनुअल डिप्लेशन होता है यानी कि हर साल डिप्लेशन होता है, नुकसान पहुंचता है ओजोन को। किसके ऊपर? अंटार्कटिक के ऊपर। ये सबसे पहले इसका अनाउंसमेंट किया गया था जॉय फेरमैन द्वारा, ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन शैंकलिन द्वारा जो है इसका अनाउंसमेंट किया गया था। इसका अनाउंसमेंट किया गया था एक पेपर में जो कि पब्लिश हुआ था नेचर में। कब? 16 मई 1985 को। इसके बाद फ्रेंड्स लो लेवल ओजोन, जिसे हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कहते हैं, ये जो है क्या है? एक एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट है यानी कि प्रदूषक है। जहाँ पर फ्रेंड्स ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले
ओजोन क्या है, एक रिएक्टिव गैस है जो कहाँ पर मौजूद है, जो एटमॉस्फेयर की दो लेयर्स हैं। कौन कौन सी, एक तो ट्रोपोस्फेरिक लेयर और दूसरी स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर। जो ऊपर वाली लेयर है वो है यानी कि अपर लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, और जो ग्राउंड लेवल पर है 15 किलोमीटर तक हो सकती है, उस लेयर को कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर लेयर। जहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है लाइफ को अर्थ पर, किससे, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे। और जबकि जो लोअर लेवल है यानी कि ट्रोपोस्फेयर पर, वहाँ पर ओजोन एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है और एयर पॉल्यूटेंट है जो कि हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए और इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए। और ट्रोपोस्फेयर में ओजोन जो है वो मेजर कंपोनेंट है यानी कि मुख्य घटक है किसका, अर्बन स्मोक का। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है यानी कि थोड़े टाइम के लिए जो है एटमॉस्फेयर में रहता है। तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है कुछ घंटों से कुछ हफ्तों के बीच एटमॉस्फेयर में रह सकती है। अगर हम लाइफ टाइम की बात करें ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की, तो लगभग जो है 22 दिन का है, किसका, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का। इसके बाद फ्रेंड्स, जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है उसका कोई भी डायरेक्ट एमिशन नहीं है, उत्सर्जन सोर्स नहीं है, किसका, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का। जहाँ पर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है वो सेकेंडरी गैस है जो बनती है किसके इंटरेक्शन से, जब सनलाइट यानी कि सूरज की किरणें जो हैं वो इंटरेक्शन करती हैं किसके साथ, हाइड्रोकार्बन्स के साथ, जिसमें मीथेन भी इंक्लूड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ इंटरेक्शन करती है। और ये जो है मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कहाँ से एमिट होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, जो व्हीकल्स हैं उनसे, फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट से, और जो अदर मैन मेड सोर्सेज हैं उनसे एमिट होती है मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये जो गैसेस हैं इंटरेक्शन करती हैं किसके साथ, सनलाइट के साथ, हाइड्रोकार्बन्स के साथ, और बनाती हैं किससे, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैसे रोका जा सकता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले तो यही है कि जो मीथेन का रिडक्शन है उसको कम किया जाना चाहिए। इसके बाद जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन अराइज होता है मैन मेड सोर्सेज से, जैसे कि फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन से, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से, उसको कम किया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में बात करें ओजोन के, तो उससे क्या होता है, तो ओजोन एयर पॉल्यूशन ये जुड़ा है किससे, 1 मिलियन प्री मैच्योर डेथ से, जो हर साल होती हैं, किस वजह से, रेस्पायरेटरी डिजीज़ की वजह से। नेक्स्ट जो है ओजोन की वजह से जो ग्लोबल क्रॉप प्रोडक्शन है उसका नुकसान होता है, कितना, 79 से 121 मिलियन टन्स, जो कि किसके बराबर है, 11 से 18 बिलियन यूएसडी डॉलर के बराबर है। तो हर साल इतना जो है वैश्विक फसल उत्पादन का नुकसान होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ट्रोपोस्फेयर में अगर हम बात करें तो ओजोन जो है वो प्रोडक्ट है किसका, जो एटमॉस्फेरिक रिएक्शन होता है कई सारे पॉल्यूटेंट्स का, जिसमें नेचुरल और मैन मेड सोर्सेज शामिल हैं। जो पहले से मौजूद पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं, जिनको क्रिएट किया जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा, जिसमें शामिल है हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जो कहाँ से एमिट होते हैं, उत्सर्जित होते हैं कार्स द्वारा, व्हीकल्स द्वारा, फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स द्वारा, ऑयल रिफाइनरीज, एग्रीकल्चर सेक्टर द्वारा, और जो नंबर ऑफ अदर इंडस्ट्रीज हैं उनके द्वारा, जिस वजह से ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, ओजोन एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन और साथ ही साथ एक्ट करती है स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस के रूप में। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है वो मेजर कंपोनेंट है, मुख्य घटक है किसका, स्मोक का, जो किसका कारण बनता है, ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा का, और अस्थमा को ट्रिगर करता है और साथ ही साथ परमानेंटली डैमेज करता है लंग टिश्यूज़ को। इसके बाद ट्रोपोस्फेरिक ओजोन रिस्पॉन्सिबल है जो एस्टिमेटेड यानी कि अनुमानित 1 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स का हर साल, और साथ ही साथ बच्चे जो हैं और बुजुर्ग जो हैं और वो लोग जिन्हें लंग डिजीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, हार्मफुल हेल्थ इम्पैक्ट डालती है ओजोन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि व्हाट इज़ गुड वर्सेस बैड ओजोन, जहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन ये गुड ओजोन है जो नेचुरली होती है अपर एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर ये बनाती है प्रोटेक्टिव लेयर और जो शील्ड का काम करती है और हमें प्रोटेक्ट करती है जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे। जहाँ पर ये जो बेनिफिशियल ओजोन है इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है जो मैन मेड केमिकल्स हैं उनके द्वारा, और ये जो मैन मेड केमिकल्स हैं किसका कारण बनते हैं, होल इन द ओजोन यानी कि ओजोन में छेद का कारण बनते हैं। इसके बाद ओजोन एट ग्राउंड लेवल, अगर हम ग्राउंड लेवल पर ओजोन की बात करें तो वो एक हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट है वहाँ पर जो इफ़ेक्ट करती है लोगों पर और इन्वायरमेंट पर, और ये मेन इंग्रेडिएंट है किसका, स्मोक का, कहाँ पर, ग्राउंड लेवल पर यानी कि ट्रोपोस्फेयर पर। इसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनता है कि हाउ डज ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्म, यानी कि जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो कैसे बनती है
ट्रोपोस्फेरिक, जिसे हम ग्राउंड लेवल ओजोन भी कहते हैं, ये जो है डायरेक्टली एमिट नहीं होती है एयर में, लेकिन ये क्रिएट होती है केमिकल के रिएक्शंस द्वारा। और ये केमिकल का रिएक्शंस होता है किसके बीच में? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में। इनके बीच में जो है केमिकल रिएक्शंस होता है और ये बनाते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जिसे हम ग्राउंड लेवल ओजोन भी कहते हैं। और ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं जिससे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनती है, ये कहाँ से एमिट होते हैं, उत्सर्जित होते हैं? कार से, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल बॉयलर से, रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स और जो अदर सोर्सेज हैं जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द ओजोन? हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं ओजोन के? तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है हार्म करती है हमारी हेल्थ को, और सबसे ज़्यादा जो है किन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? जो अस्थमा पेशेंट्स हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ओजोन जो है, जो सेंसिटिव वेजिटेशन है, वनस्पति है, इकोसिस्टम्स है, उस पर भी प्रभाव डालती है, जिसमें फॉरेस्ट, पार्क्स, वाइल्ड लाइफ रेफ्यूजीज और वाइल्डरनेस एरियाज ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कारण बनती है अप्रॉक्सीमेटली 22,000 प्रीमेच्योर डेथ्स का हर साल 25 कंट्रीज़ में, यूरोपियन यूनियन में। किसके अकॉर्डिंग? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2008 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद टोटल ओजोन का 90% एटमॉस्फेयर में, वो कहाँ पर होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में, और 10% जो है वो कहाँ पर है? ट्रोपोस्फेयर में। जहाँ पर जो ओजोन गैस ट्रोपोस्फेयर में है उसे कंसीडर किया जाता है ग्रीन हाउस गैस, और वो कंट्रीब्यूट करती है किसमें? ग्लोबल वार्मिंग में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एटमॉस्फेयर में ओजोन को मेजर किया जा सकता है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी द्वारा या फिर इन सिटू मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हम बात करेंगे जहाँ पर गुड ओजोन जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? जो हमारी सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर, वहाँ पर पाई जाती है गुड ओजोन, और वहाँ पर ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करती है, एक शील्ड के रूप में काम करती है जो प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। तो ये जो गुड ओजोन है इसे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जो मैन मेड केमिकल्स हैं जिनको हम रेफर करते हैं ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, इन शॉर्ट ओडीएस, उनके द्वारा जो है गुड ओजोन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जिसमें इंक्लूड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलॉन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो इन सभी गैसेस द्वारा जो है जो गुड ओजोन है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसके बाद बैड ओजोन के बारे में अगर हम बात करें तो ये पाई जाती है जो अर्थ का लोअर एटमॉस्फेयर है, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, वहाँ पर पाई जाती है बैड ओजोन। और वहाँ पर ये ओजोन जो है कैसे बनती है? जब पॉल्यूटेंट्स जो हैं जो एमिट होते हैं कार से, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स और जो अदर सोर्सेज हैं जहाँ पर रिएक्ट होता है केमिकल्स का, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, वहाँ पर फॉर्म होता है किसका? बैड ओजोन का, जिसे हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के नाम से भी जानते हैं या फिर ग्राउंड लेवल ओजोन के नाम से भी। तो सरफेस लेवल ओजोन जो है वो हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट है। और फ्रेंड्स इस वीडियो के लास्ट में हम एक पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं गुड ओजोन और बैड ओजोन को। तो सबसे नीचे आप अर्थ देख सकते हैं, तो अर्थ के बाद आप देख सकते हैं जो हमारी फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, तो यहाँ पर है बैड ओजोन, और उसके बाद जो सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ पर है गुड ओजोन, तो वहाँ पर पाई जाती है गुड ओजोन। और डिफरेंस यही है कि जो बैड ओजोन है वो इफेक्ट डालती है ह्यूमन हेल्थ पर और इन्वायरमेंट पर, और साथ ही साथ जो गुड ओजोन है वो शील्ड के रूप में काम करती है, और वो शील्ड प्रोटेक्ट करती है किससे? यूवी रेज से। तो यही डिफरेंस है फ्रेंड्स गुड ओजोन और बैड ओजोन में। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप इस वीडियो की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम। चैनल का नाम है कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपको चैनल शो हो जाएगा, जहाँ पर आप चैनल के ग्रुप पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको वही ग्रुप ज्वाइन करना है जिसके अप्रॉक्सीमेटली 7000 सब्सक्राइबर्स हैं या फिर फॉलोअर्स हैं। वहाँ पर आपको हर एक मंथ के एंड में वीडियोस की PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।